नमस्कार साथियों, एमआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आरआरसी ग्रुप डी का स्पेशल सीरीज चल रहा है, जिसमें आज दूसरा एपिसोड है, जिसमें अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को संग्रहित किया गया है जो आपके एग्जाम में टपकने की प्रबल संभावना है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या होगा, आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें तथा लाइक दें। चलते हैं साथी आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, जानेंगे साथी आपेक्षिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। आपेक्षिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यह मात्रकहीन होता है। आपेक्षिक घनत्व दोस्तों मात्रकहीन होता है तथा यह बीमाहीन भी होता है। बीमाहीन तथा मात्रकहीन होता है। इसी के साथ जानेंगे साथी कि आपेक्षिक आर्द्रता क्या होता है, इसका मात्रक और बीमा क्या होता है। आपेक्षिक आर्द्रता का ये भी दोस्तों मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है। घर्षण गुणांक तथा विकृति ये सभी राशियाँ क्या होती हैं, मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि होती हैं। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदीप्ति का इकाई क्या होती है। प्रदीप्ति की इकाई क्या होता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके किसी न किसी शिफ्ट में पूछने की प्रबल संभावना है। दोस्तों प्रदीप्ति का इकाई लक्स होता है। लक्स इसकी इकाई होती है। इसी के साथ जानेंगे प्रदीप्ति पुंज यदि पूछे, प्रदीप्ति पुंज, तो उसका एसआई मात्रक क्या होता है। प्रदीप्ति पुंज का मात्रक क्या होता है? तो ल्यूमेन होता है। इसी के साथ जानेंगे ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। कैंडेला। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सदिशों क्या गुणनफल होता है। सदिशों के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो सदिशों के गुणनफल से क्या प्राप्त होगा साथी? सदिश या अदिश राशि प्राप्त हो सकती है। सदिश या अदिश दोनों राशियां प्राप्त हो सकती है, लेकिन यदि अदिश गुणनफल हो, अदिशों का गुणनफल किया जाए तो केवल अदिश राशि ही प्राप्त होगा, ओनली अदिश राशि प्राप्त होगा। इसी के साथ चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेग परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है। वेग के परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है। वेग परिवर्तन के दर जब आ जाता है साथी, तो दर का मतलब होता है बट्टा में समय दिया जाता है। ऊपर वेग परिवर्तन कह रहा है तो v माइनस यू हो जाएगा, और इसे क्या कहा जाता है, तो एक्सलरेशन कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहेंगे। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेप वक्र होता है, कैसा होता है। किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेप वक्र कैसा होता है, तो वह परवलयाकार होता है। जैसे कि आप साथी जानते हैं, यदि किसी गेंद को हम फेंकें तो यह इस प्रकार से आकर गिरता है, तो इसकी आकृति कैसी है, परवलयाकार होती है। पहले चढ़ान उसके बाद से ढलान होता है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका सही जवाब होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं साथ ही, 3 प्रकार का उत्तोलक होता है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि प्लायर्स किस प्रकार के श्रेणी के उत्तोलक होता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। इसी प्रकार से अन्य का भी एग्जाम्पल पूछते रहता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, यह आपके एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है, तो इसे अपने नोटबुक में नोट कर लें और इसे रिवीजन करते रहेंगे। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसी के साथ जानेंगे साथ ही कि चंद्रमा, यदि आपसे पूछे चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, तो 2.35 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इसी के साथ जानेंगे सूर्य के पलायन वेग का मान कितना होता है। सूर्य के पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है।
पृथ्वी का पूछे यदि तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चंद्रमा का 2.35 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। सूर्य का 42 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका एक वस्तु का द्रव्यमान। एक वस्तु का द्रव्यमान यदि आपको 10 केजी है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, इसका भार क्या होगा। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य है कि वेट बराबर क्या होगा, तो mg आपको जानकारी होगी कि वेट बराबर होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपका g का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। m का मान दिया हुआ है 10 kg, तो आप यहाँ से वेट निकाल सकते हैं। तो वेट बराबर कितना हो जाएगा, साथ ही m का मान दिया हुआ है 10 इंटू 9.8, दोनों को गुना करेंगे कितना होगा 98 न्यूटन। भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक आपको केजी होता है और वेट भार का मात्रक न्यूटन होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 98 न्यूटन। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। अर्थात क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य है यह वृत्तीय गति में यदि कोई वस्तु गतिमान है तो इसमें क्या परिवर्तित होते रहता है। साथ ही यहाँ से यदि देखेंगे प्रत्येक बिंदु पर कोई वस्तु यदि चले तो वह सीधी जाना चाहेगी, लेकिन यह वृत्तीय गति से गतिमान है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर उसके डायरेक्शन चेंज होते रहता है। प्रत्येक बिंदु पर यहाँ से डायरेक्शन उसका चेंज होते रहता है। तो क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य है जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित होता है। तो आपका सही जवाब होगा दिशा। इसमें हमेशा हर पॉइंट पे परिवर्तित होते रहता है। इसी के साथ जानेंगे साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरित होता है। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरित को क्या कहा जाता है। यदि कोई वस्तु है वह लिक्विड फॉर्म में है और उसे हीट किया जाए और वह गैस में परिवर्तित हो जाए तो इस विधि को क्या कहेंगे साथी, वाष्पीकरण। यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है आपको रेलवे से लेकर SSC GD और अन्य सभी एग्जाम स्टेट लेवल सभी में यह क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। साथ ही इस ध्यान देंगे कि लिक्विड से यदि तरल से वह गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो वाष्पीकरण में परिवर्तन, उसे ही वाष्पीकरण कहा जाता है। यदि साथी पूछते कि गैस से लिक्विड फॉर्म में यदि परिवर्तित होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे संघनन। उसे संघनन कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है। अवस्था परिवर्तन का वीडियो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में डाला गया है, आप देखना चाहते हैं उसे जाकर देख सकते हैं। पूरे डिटेल में विस्तृत जानकारी दिया गया है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। एल कक्ष होता है साथी L M N O, ये सभी कक्ष होती हैं। इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। K L M N O ये सभी होता है K, तो K कक्ष में कितना रखा जा सकता है साथ ही K में 2 रखा जा सकता है, L में 8 रखा जा सकता है, M में कितना रखा जा सकता है 18 रखा जा सकता है। उसी प्रकार से N में कितना रखा जा सकता है 32 इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा L में 8 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। L कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। आपका सही जवाब होगा 8। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। सबसे पहले आपको अमोनियम क्लोराइड को फार्मूला लिखना होगा, तो NH3Cl2 अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH3Cl2 और इसमें एक एक को काउंट कर लेंगे तो क्लोरीन कितना है साथी 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है तो 3 2 5 और नाइट्रोजन की संख्या कितनी है 1। तो आपका सही जवाब क्या होगा 6 होगा। आपको अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला लिखने आना चाहिए। आपके एग्जाम में भर भर के यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप डी एग्जाम में निश्चित रूप से किसी न किसी शिफ्ट में टपकने की पूरी संभावना है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम के 52 ग्राम में कितने अणु उपस्थित होते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको हीलियम का परमाणु द्रव्यमान मालूम होना चाहिए। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। साथ ही हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 4 होता है और 52 ग्राम में निकालना है तो 52/4 कर देंगे तो क्या होगा
13 चौको 52, 13 अणु आपका सही जवाब होगा कि हीलियम के 12 ग्राम अणु में कितने उपस्थित होते हैं, अणु उपस्थित होते हैं, तो 13 अणु उपस्थित होते हैं। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है सिल्वर आयोडाइड। आपका सही जवाब क्या होगा, सिल्वर आयोडाइड, AgI सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ जानेंगे साथ ही कि सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। साथ ही सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। लूनर कास्टिक का प्रयोग मतदाताओं की अंगुली पर निशान लगाने में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मतदाताओं की अंगुली पर निशान लगाने में किया जाता है। दोस्तों हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में SSC GD का प्रैक्टिस सेट स्टैटिक जीके का डाला हुआ है, आप वहां से जाकर विजिट कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, रेडियो सक्रियता की खोज साथ ही हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा किया गया था। हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज किया गया था। इसी के साथ जानेंगे कि रेडियो सक्रियता की खोज कब किया गया था, आपसे एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। 1846 ईस्वी में रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा किया गया था। प्राकृतिक में रेडियो सक्रिय पदार्थ यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, रेडियम आदि से स्वतः कुछ अदृश्य किरणें अल्फा बीटा गामा के रूप में निकलती है। प्राकृतिक में पोलोनियम से, यूरेनियम से, थोरियम से, साथ ही रेडियम से स्वतः अपने आप कुछ अदृश्य किरणें अल्फा बीटा गामा निकलते रहती है। इसी अदृश्य किरणों को हम क्या कहेंगे साथी, रेडियो सक्रियता कहा जाता है। इस अदृश्य किरणों को निकलने की घटना को ही रेडियो सक्रियता कहा जाता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर कार्य करता है। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर कार्य करता है। इसी के साथ जानेंगे कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर कार्य करता है। यह विखंडन अभिक्रिया पर कार्य करता है। साथ ही यदि आप पहला सेट नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इका सिलिकॉन किस नाम से जाना जाता है। इका सिलिकॉन किस नाम से जाना जाता है, तो जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है। इका सिलिकॉन को जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, हमारे इस चैनल पे छोटे छोटे करेंट अफेयर के प्रत्येक टॉपिक का वीडियो डाला गया है, आप वहां से जाकर विजिट कर सकते हैं तथा अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है, ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है। मक्खन में कौन सा पाया जाता है, ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। ऑन्कोलॉजी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, आपके किसी न किसी शिफ्ट में पूछने की प्रबल संभावना है। इसे नोटबुक पेन पेपर उठाकर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, किसी न किसी शिफ्ट में पूछा ही जाएगा। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है, तो कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ है। कैंसर कैसे होता है साथी, कोशिका के अनियंत्रित विभाजन से। कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन से ही आपको कैंसर हो जाता है। कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। इसे ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। साथ ही कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। इसके उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, आपका सही जवाब होगा ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। इसी के साथ जानेंगे कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो ल्यूवेनहॉक आपका सही जवाब होगा। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। इसी के साथ
क्वेश्चन एक और आपसे पूछ लिए जाते हैं कि मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो जानेंगे साथ ही मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका की खोज की गई थी। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, बंद खानों में दुर्घटना का कारण क्या होता है। बंद खान है, वहां पे दुर्घटना का कारण क्या होता है, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ दुर्घटना का कारण होता है। इसी के साथ जानेंगे साथ ही कोयला के खान में प्रमुख प्रदूषक गैस कौन सा होता है। कोयला का खान पूछे आपसे तो वहां पे क्या होगा, SO2। यदि कोयला का खान पूछेगा वहां प्रदूषक का प्रमुख कारक क्या होता है, तो SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। लेकिन आपसे बंद खानों में पूछे दुर्घटना का कारण तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी अर्थात साथे सर्जरी किया जाता है। किस अंग का सर्जरी किया जाता है, तो आपका सही जवाब होगा हृदय का किया जाता है। सामान्य मनुष्य का हृदय धड़कन कितना होता है, तो 72 बार होता है। ठीक, चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो यह मुकुलन विधि के द्वारा उत्पन्न होता है। मुकुलन विधि क्या है, मुकुलन विधि जानेंगे इसे। इस प्रकार के प्रजनन में, मुकुलन में साथी इस प्रकार के प्रजनन में जीवों के शरीर से कली नुमा संरचना की रचना होता है। इस प्रकार से यदि कोई जीव है साथी तो इसमें से एक कली निकलता है, एक कली का विकास होता है, कली का विकास होता है। जब इस संरचना का विकास धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो यह भार के कारण क्या होगा, अलग टूट जाता है। यह भार के कारण अलग टूट जाता है और इससे एक नए जीव का निर्माण होता है। इसी को हम मुकुलन विधि कहा जाता है, इसी को मुकुलन विधि कहा जाता है। इसके द्वारा हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया ईस्ट ये सभी का निर्माण किसके द्वारा होता है, मुकुलन विधि के द्वारा होता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो आपका सही जवाब होगा ग्रेगरी जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, ग्रेगरी जॉन मेंडल ने किया था। इसने मटर के पौधे पर अपना सबसे पहला प्रयोग किया था। इसी के साथ क्वेश्चन बन जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, मॉडर्न मतलब अनुवांशिकी के जनक, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक किसे माना जाता है। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक साथी TH मॉर्गन को जाना जाता है। TH मॉर्गन को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इसी के साथ जानेंगे साथ ही जेनेटिक्स शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा वाटसन के द्वारा दिया गया था। जेनेटिक्स शब्द वाटसन के द्वारा दिया गया था। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, DPT के उपयोग से किसका रोकथाम किया जाता है। DPT के उपयोग से किसका रोकथाम किया जाता है, तो डिप्थीरिया का किया जाता है। डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस सबका उपचार के लिए DPT के टीका लगाया जाता है। साथ ही एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछे जाते हैं कि DPT में P का क्या तात्पर्य है। DPT में P का क्या तात्पर्य है, तो आपको फुल फॉर्म जब इसका मालूम होगा, डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टेटनस, तो आपका सही जवाब हो जाएगा पर्टूसिस। पर्टूसिस DPT में P का तात्पर्य होता है पर्टूसिस। तो आज के इस वीडियो में जाने साथ ही ग्रुप D के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो जो आपके एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है, तो आप इसी प्रकार से प्रतिदिन एक वीडियो देख सकते हैं हमारे इस चैनल पे आके। SSC GD का सीरीज चल रहा है जिसमें आज 7वां वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो आप चैनल पे जाकर देखना न भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए। अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।